दोस्तों, अन्नू शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको तो पता ही कि हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का वाचन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आधुनिक काल का पढ़ रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने कल एक लाइन थोड़ा सा हमसे छूट गया है, उसका हम वाचन कर देते हैं। आपका हेडिंग है खड़ी बोली का गद्य, है ना। खड़ी बोली का गद्य, इसमें एक लाइन हमसे छूट गया है यहाँ पे टाइपिंग में, तो उसको हम बोले दे रहे हैं। देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी शिष्टता, है ना, के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रजभाषा के साथ साथ खालिस खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियाँ बनाई थी। औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेख्ता में शायरी भी शुरू हो गई थी और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया। मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची। दिल्ली, आगरा आदि पछाही शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी और लखनऊ, पटना, अब देखिए कौन कौन से शहरों का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। दिल्ली, आगरा आदि, है ना। अब ये पछाही शहर माना है उन्होंने दिल्ली, आगरा आदि को। उनकी समृद्धि नष्ट हो चुकी थी। और शुक्ल जी कहते हैं कि पटना, लखनऊ, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियाँ चमक उठी थी। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर इंसा आदि अनेक उर्दू शायर पूरब की ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी जातियां, आगरा वाले खत्री आदि जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगी। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी। यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते। अतः धीरे धीरे पूरब के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली। इस प्रकार के बड़े शहरों के बाजार की व्यवहारिक भाषा भी खड़ी बोली हुई। यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी। मौलवियों और मुंशियों की उर्दू मुअल्ला नहीं, यह अपने ठेठ रूप में बराबर 50 से आई जातियों के घरों में बोली जाती है। अतः कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकाल कर गढ़ ली गई शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उनका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकाल कर गढ़ ली गई शुद्ध भ्रम या ज्ञान है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की जो संवत 1900 के पूर्व तक पद्यमय ही रहा, भाषा ब्रजभाषा ही रही और मतलब पहले पद्य में मतलब कविता में लिखा जाता था और भाषा उसकी ब्रजभाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही जैसे और प्रांतों की बोलियां साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ। पर किसी साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं कि उस भाषा का अब ये देखिए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का वह भाषा उसका अस्तित्व में ही नहीं था, है ना। ऐसा कि वह भाषा अस्तित्व में ही नहीं था। इस तरह से लाइन दे देंगे, पूछ लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आचार्य शुक्ल जी ने आधुनिक काल में कहा है। उर्दू का रूप प्राप्त होने के पहले भी खड़ी बोली अपने देसी रूप में वर्तमान थी और अब भी बनी हुई है। साहित्य में भी कभी कभी कोई इसका व्यवहार कर देता था, यह दिखाया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे शुक्ल जी चर्चा करें कि भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों का जो परंपरा चलती रही, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है। जैसे ये देखिए पंक्तियाँ दिया गया है
किसकी पंक्तियाँ हैं ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। भल्ला हुआ जो मारिया बहनी म्हारा कंत, है ना। और अड़ बिहपति नहीं चलू तो बिन बूहा हथ। फिर उसके बाद सो जुहिठिर संकट पाआ देवक लेखी कोण मिटाआ, है ना। इसके उपरांत भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण धारा के संत कवि जिस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सधुकड़ी भाषा में किया करते थे, इसका उल्लेख भक्ति काल के भीतर हो चुका है। कबीर दास के ये वचन लीजिए। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहींतर भला न होए। आऊँगा ना जाऊँगा, मरूँगा न जीऊँगा, गुरु के सबत रम रम रहूँगा। अकबर के समय में गंग कवि ने, अब देखिए चंद छंद वर्णन की महिमा हमने पहले भी पढ़ा था, ये गंग कवि की रचना है ना। अकबर के समय में गंग कवि ने छंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी। उसकी भाषा का नमूना देखिए। सिद्ध श्री 108 श्री श्री नाथ शाह जी श्री दलपत जी अकबर शाह जी आम खास में तखत ऊपर विराजमान हो रहे हैं और आम खास भरने लगा है, जिसमें तमाम उमराव आय आय कुर्निश बजाय जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करें। अपनी अपनी मिसल से जिनकी बैठक नहीं, सो रेशम के रस्से में रेशम की लूमें पकड़ के खड़े ताजिम में रहें। इतना सुन के पात शाही जी श्री अकबर शाह जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 से सोना हो गया। रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इस अवतरण से स्पष्ट लगता है कि अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार भाषा की हो चली थी। यह भाषा उर्दू नहीं कही जा सकती, यह हिंदी खड़ी बोली है। यद्यपि पहले से साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृति न होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं पाई जाती, पर यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से शिष्ट समाज के बीच इसका व्यवहार बढ़ा, तभी से इधर उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा के गद्य में लिखी जाने लगी। विक्रम संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी, देखिए राम प्रसाद निरंजनी 1798 में आए थे। इन्होंने लिखा भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ, है ना। नाम का ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाँच कर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल से कितने वर्ष 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले, तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी जी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। भाषा योग वशिष्ठ से 2 उद्धरण नीचे दिए जाते हैं। प्रथम है प्रथम पर ब्रह्म महात्मा का नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं। जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदमय है, जिस आनंद से सब जीते हैं। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण के मन में एक संदेह पैदा हुआ, तब वह उसके दूर करने का कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रणाम करके बैठे और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सब तत्व शास्त्रों के जाननहारे हो, मेरे एक संदेह को दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान है अथवा दोनों है, समझाए के कहो। इतना सुन अगस्त मुनि बोले, हे ब्रह्मण्य, केवल कर्म से मोक्ष नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोक्ष होता है। मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता, और अंतःकरण की शुद्धि बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती।
हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसका शुद्ध वासना है। मलिन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब तुम कर्ता होते हुए भी निर्लेप रहोगे, और हर्ष शोक आदि विकारों से जब तुम अलग रहोगे तब वितराग भय क्रोध रहित रहोगे। जिसने आत्म तत्व पाया है वह जैसे स्थित हो वैसे ही तुम भी स्थित हो। इसी दृष्टि को पाकर अमर तत्व को देखो, तब विगत ज्वर होगे और आत्मपद को पाकर फिर जन्म मरण के बंधन में न आओगी। कैसी श्रृंखलाबद्ध साधु और व्यवस्थित भाषा है। इसके पीछे संवत 1818 में बसवा मध्य प्रदेश के निवासी पंडित दौलत राम हरिसेनाचार्य कृत जैन पद्म पुराण। अब देखिए, अगर इतना ही दे देगा कि जैन पद्म पुराण किसकी रचना है, तो आप लोग एकदम नया नाम सुनेंगे, दौलत राम ने, है ना। तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है कि दौलत राम ने हरिसेनाचार्य के जैन पुराण का भाषानुवाद किया था, है ना। तो हरिसेनाचार्य के जैन पुराण पद्म पुराण है, जिसका भाषानुवाद दौलत राम जी ने किया था, जो 700 पृष्ठों से ऊपर का एक बड़ा ग्रंथ है। इस भाषा है इसकी उपयुक्त भाषा योग वशिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। मध्य प्रदेश पर फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं लादी गई थी, और जैन समाज जिसके लिए यह ग्रंथ लिखा गया बराबर व्यापार से संबंध रखने वाला समाज रहा है। खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया उससे सर्वथा स्वतंत्र वह अपने प्राकृत रूप में भी 200-250 वर्ष से लिखने पढ़ने के काम में आ रही है। यह बात भाषा योग वशिष्ठ और पद्म पुराण अच्छी तरह प्रमाणित कर रहे हैं। अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली परंपरा, कह रहे हैं कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से चली, है ना। पद्म पुराण की भाषा का स्वरूप यह है। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र विषय मगध नामा देश अति सुंदर है, जहाँ पुण्याधिकारी बसे हैं, इंद्रलोक के समान श्रद्धा भावोपयोग करे हैं, और भूमि विषय साठिन के बाड़े शोभायमान है, जहाँ नाना प्रकार के अन्नों के समूह पर्वत समान ढेर हो रहे हैं। आगे चलकर संवत 1830 और 1840 के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने मंडोवर का वर्णन लिखा, जिसकी भाषा साहित्य की नहीं साधारण बोलचाल की है। जैसे अवल में यहाँ मांडव्य ऋषि का आश्रम था, इस सबब से इस जगह का नाम मांडव्याश्रम हुआ। इस लफ्ज का बिगड़ कर मंडोवर हुआ। ऊपर जो कहा गया है कि खड़ी बोली का ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य में नहीं हुआ था, उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में साहित्य से अभिप्राय है लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं। कोई भाषा हो उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है, चाहे वह लिखित न हो, श्रुति परंपरा द्वारा ही चला आता हो। अतः खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ पद्य, कुछ तुकबंदियाँ खुसरो के पहले से अवश्य चली आती होंगी। खुसरो की सी पहेलियाँ दिल्ली के आसपास प्रचलित थी, जिनके नमूने पर खुसरो ने अपनी पहेलियाँ या मुखरियाँ कही। हाँ, फारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है। खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे, तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमानों की खास भाषा सी जचने लगी। इससे भूषण सूदन आदि कवियों ने मुसलमान दरबारों के प्रसंग में ये मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस बोली का व्यवहार किया है। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है, मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप में स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देसी रूप भी देश के भिन्न भिन्न भागों में पछाह के व्यापारियों की आदि के साथ साथ फैल रहा था। उसके प्रकार और उर्दू साहित्य के प्रचार से कोई संबंध नहीं। धीरे धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई। जिस समय अंग्रेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ, उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसके उर्दू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते थे, उसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू साधु पंडित महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे, उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले
रहते थे। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था। अतः अंग्रेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था। पर शिष्ट समाज के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएं चलती मिली। एक तो खड़ी बोली का सामान्य देसी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उन्हें उसे दिया और उर्दू कहलाने लगा। अंग्रेज यद्यपि विदेशी थे, पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया कि जिसे उर्दू कहते हैं वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है, न उसका साहित्य देश का साहित्य है जिनमें जनता के भाव और विचार रक्षित हों। इसलिए जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई और वे गद्य की खोज में पड़े, तब दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई, उर्दू की भी और हिंदी शुद्ध खड़ी बोली की भी। पर उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में न उर्दू में थी न हिंदी में। जिस समय फोर्ट विलियम की ओर से उर्दू और गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई उसके पहले हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। भाषा योग वशिष्ठ पद्य पुराण का उल्लेख हो चुका है और उसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई उसके एक वर्ष पहले ही मुंशी सदासुख की ज्ञानोपदेशावली पुस्तक और इंसा की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। अतः यह कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं है। जिस समय दिल्ली उजड़ने के कारण उधर हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ण लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली अपने स्वाभाविक देसी रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गए, उसी समय में लोगों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर गया। तब हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद्यमय ही था। हिंदी कविता में परंपरागत काव्य भाषा ब्रज भाषा का व्यवहार चला आता था और उर्दू कविता में खड़ी बोली के अरबी फारसी मिश्रित का। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में भी चारों ओर फैल गई तब उसकी व्यापकता और भी बढ़ गई और हिंदी गद्य के लिए उसके ग्रहण में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी। इसलिए जब संवत 1860 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने देसी भाषा की गद्य पुस्तकें, देखिए विलियम कॉलेज कलकत्ता है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदू उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट है ना, ने हिंदी गद्य पुस्तकें तैयार करने की व्यवस्था की। तब उन्होंने उर्दू हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व भाषा के रूप में पाया। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर, लल्लू लाल जी ने क्या लिखा था, प्रेम सागर, और सदन मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले चार महानुभाव हुए हैं, मुंशी सदासुख लाल, सैयद इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल और सदन मिश्र। ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास हुए हैं। अब हम लोग मुंशी सदासुख लाल के बारे में पढ़ेंगे। इनका नाम आगे नियाज भी जुड़ा है, थोड़ा सा नियाज है ना। ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1803, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म संवत 1803 और मृत्यु 1881 में हो गई थी, है ना। 1850 के लगभग ये कंपनी के अधीनता में चुनार जिला मिर्ज़ापुर में एक अच्छे पद पर थे। इन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत से, हाँ दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुंशी सदासुख लाल नियाज जी के बारे में, क्योंकि इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं, है ना। और ये कौन से सन में थे, ये कंपनी में कौन से पद पे थे, ये सब पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म संवत 1803 और मृत्यु 1881 में हुई। संवत 1850 के लगभग ये कंपनी की अधीनता में चुनार जिला मिर्ज़ापुर में एक अच्छे पद पर थे। इन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें लिखी और काफ़ी शायरी की है। अपनी मुंतखबुत्वारिस, देखिए इनकी एक रचना है शायरी की, काफ़ी शायरी की है। इसमें मुंतखबुत्वारिख में अपने संबंध में इन्होंने
जो कुछ लिखा है उससे पता चलता है कि 65 वर्ष की अवस्था में नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और अपनी शेष आयु वहीं हरि भजन में बिताई। उक्त पुस्तक संवत 1875 में समाप्त हुई, जिसके 6 वर्ष उपरांत इनका परलोकवास हुआ। मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी जो पूरी नहीं मिली है। कुछ दूर तक सफाई के साथ चलने वाला गद्य जैसा भाषा योग वशिष्ठ का था, वैसा ही मुंशी जी की इस पुस्तक में दिखाई पड़ा। उसका थोड़ा सा अंश नीचे उद्धृत किया जाता है। इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं, आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम हुई तो 100 वर्ष से चंडाल से ब्राह्मण हुए, और क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से चंडाल हो गया होता है। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य होए उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि भला, है ना। विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसका जो सतोवृत्ति है वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूपों में लय हो जिए। इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की बात कह के लोगों को बहकाइए और फुसलाइए और सत्य छिपाइए, व्यभिचार कीजिए और सुरापान कीजिए और धन द्रव्य इकट्ठा कीजिए और मन को की तमोवृत्ति से भर रहा है निर्मल न कीजिए। तोता है सो नारायण का नाम लेता है, परंतु उसे ज्ञान तो नहीं है। मुंशी जी ने यह गद्य ना तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर किया। वे एक भक्त आदमी थे। अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों और पूर्वी प्रांतों में प्रचलित पाई, उसी में रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने भावी साहित्यिक रूप का पूर्ण आभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले अड्डे जवान थे, पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता था। इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते हैं, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदासुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यह बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये, कि हमें इसको ये चीज़ अरे ऐसे देखिए, रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, ये सदासुख लाल जी द्वारा कहा गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जहाँ भी आप अपना आचार्य शुक्ल का नोट बना रहे होंगे, वहाँ पे ये चीज़ नोट कर लीजिए कि मुंशी सदासुख जी ने ये कहा था कि रस्मों रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया। सारांश यह कि मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है, स्वभाव करके ये दैत्य कहलाए, बहुत चाथा चूक हुई उन्हीं लोगों से, बन आवे है जो बात सत्य हो। काशी पूरब में है, पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष से होएगा आवता है करके आदि बोलते चले आते हैं। ये सब बातें उर्दू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की सूचना देती हैं। ये हो गए हमारे सदासुख लाल जी। अब हम लोग इंशाअल्लाह खां के बारे में पढ़ेंगे। उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे, जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। इनके पिता मीर मानशाह अल्लाह खां कश्मीर से दिल्ली आए थे, जहाँ वे शाही हकीम हो गए। मुगल सम्राट की अवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए थे। मुर्शिदाबाद में ही इंसा का जन्म हुआ। अच्छा, इंसा अल्लाह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुर्शिदाबाद में। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए, बंगाल में अंधेर मचा, तब इंसा, जो पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो गए थे, दिल्ली चले आए और शाह आलम दूसरे के दरबार में रहने लगे। वहाँ जब तक रहे, अपनी अद्भुत
प्रतिभा के बल से अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बराबर नीचा दिखाते रहे। जब गुलाम कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूट कर चल दिया, तब इंसा का निर्वाह दिल्ली में कठिन हो गया और वे लखनऊ चले आए। जब संवत 1855 में नवाब सआदत अली खां गद्दी पर बैठे, तब ये उनके दरबार में आने जाने लगे। बहुत दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही, पर अंत में एक दिल लगी की बात पर इनका वेतन आदि सब बंद हो गया और इनका जीवन कठिन हो गया। अच्छा, इनके जीवन का अंतिम भाग बड़े कष्ट में बीता। संवत 1875 में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म नहीं दिया है क्या, इनका जन्म नहीं दिया, लेकिन मृत्यु इनके 1875 में हुई थी, ऐसा दिया हुआ। उदय भानचरित, इनकी रचना का नाम देखिए उदय भानचरित, जिसको रानी केतकी की कहानी भी कहा जाता है। संवत उदय भानचरित, ये रानी केतकी की कहानी 1855 और 1860 के बीच लिखी गई होगी, है ना। कहानी लिखने का कारण इंसा साहब यूँ लिखते हैं। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी की छूट और किसी बोली का पुट न मिले, हिंदवी की छूट और किसी बोली का पुट न मिले। तब जाके मेरा जो फूल की कली के रूप में खिले, बाहर की बोली और गंवारी कुछ और उसके बीच में न हो। अपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने धुराने डांग बढ़े घाघ यह खट राग लाए और कहने यह बात होते दिखाई नहीं देती। हिंदवी पन भी न निकले और फाकापन भी न हो, बस जैसे भले लोग अच्छे से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, जो कहते हो वही सब डौल रहे और छाँव किसी की न हो, यह नहीं होने का। इससे स्पष्ट है कि इंसा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट न रहे। उद्धृत अंश में भाखापन शब्द ध्यान देने योग्य है। मुसलमान लोग भाषा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए किया करते थे, जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे, चाहे वह ब्रजभाषा हो चाहे खड़ी बोली। तात्पर्य यह कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही उर्दू फारसी वाले भाषा कहा करते थे। भाखा से खास ब्रजभाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जैसा कुछ लोग भ्रमवश समझते हैं। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा भाषा का शास्त्रीय दृष्टि से विचार न करने वाले या उर्दू की ही तालीम खास तौर पर पाने वाले कई नए पुराने हिंदी लेखक इस भाखा शब्द के चक्कर में पड़कर ब्रजभाषा को हिंदी कहने में संकोच करते हैं। खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वाले, अब देखिए यहाँ पे अयोध्या प्रसाद खत्री जी का भी चर्चा हुआ है कि खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री थे ना, जो खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमा करते थे और घूम घूम कर कहा करते थे कि अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ। सूर तुलसी बिहारी ने जिसमें कविता की है वह तो भाखा है, हिंदी नहीं। संभव है इस सड़े गले ख्याल के लिए अब भी कुछ लोग पड़े हों। इंसान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंशाअल्लाह खान ने किस प्रकार की भाषा से अपने शब्दों को मुक्त रखने की बात कही है, तो वो ये है, बाहर की खड़ी बोली अरबी फारसी तुर्की और गंवारी ब्रजभाषा अवधी आदि। भाखापन संस्कृत के शब्दों का मेल इस बिलगाव से आशा है ऊपर लिखी बात स्पष्ट हो गई होगी। इंसान ने भाखापन और मुअल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का वाक्य विन्यास कहीं कहीं विशेषता बड़े वाक्यों में आ ही गया है, पर बहुत कम। जैसे सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपने बनाने वाले के सामने, जिसने हम सबको बनाई। सिर झुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को। यह चिट्ठी जो पीक भरी कुंवर तक जा पहुँची। आरंभ काल के चारों लेखकों में इंसा की भाषा चटकीली मटकीली। अब देखिए, अगर आपसे इतना ही पूछ ले कि किसकी भाषा चटकीली मटकीली थी, तो इंशाअल्लाह खां की कह रहे हैं। आरंभ काल के चारों लेखकों में इंसा की भाषा सबसे चटकीली मटकीली, मुहावरेदार और चलती है।
है ना। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले कुछ मंच चुकी थी, जिससे उद्वाले सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे। दूसरी बात यह है कि इंसान रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। मुंशी सदा सुखलाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। सानुप्रास विराम भी इंसा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलता है, जैसे जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादो के रूप रोने लगे और दोनों के जी में यह आ गई, यह कैसी चाह जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। इंसा के समय तक वर्तमान कृदंत या विशेषण और विशेष के बीच का समानाधिकरण कुछ बना हुआ था, जो उनके गद्य में जगह जगह पाया जाता है, जैसे आतियाँ जातियाँ सो सांसें हैं, आतियाँ जातियाँ जो सांसें हैं, उनके बिना ध्यान यह सब फांसे हैं, घरवालियाँ जो किसी डौल से बहलातियाँ हैं। इन विचित्रताओं के होते हुए भी इंसान ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया है और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे हैं। इनकी चलती चटपटी भाषा का नमूना देखिए। इस बात पर पानी डाल दो, नहीं तो पछताओगी और अपना किया पाओगी। मुझसे कुछ न हो सकेगा, तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात हो तो मेरे मुंह से जीते जी न निकलती, पर यह बात मेरे पेट नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव देखूंगी तो तुम्हारे बाप से कहकर वह भवतू, जो वह मुआ निगोड़ा भूत मच्छंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मरकवा कर छिनवा लूँगी, है ना। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? लल्लू लाल जी को। लेकिन लल्लू लाल जी को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आपको भी समस्या हो जाती है। चलिए ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमें बताएं कि सदा सुखलाल नियाज़ जी की रचना का क्या नाम है और सदल मिश्र जी की रचना का क्या नाम है। कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।